Yeah. Okay. Good evening, everyone. I'm Dr. Balakrishna from Glenmark Medical Team. A warm welcome you to this webinar on the occasion of World Heart Day, that is on 29th September. We are organizing series of lectures on awareness of heart diseases for all the people who are suffering from heart diseases. Today, we are very lucky to have Dr. Vivek Chaturvedi sir with us to take us through the importance of diet and heart. So before begin with, we'll have a short introduction about regarding Dr. Vivek Chaturvedi sir. Dr. Vivek Chitra is an alumni of the prestigious All India Institute of Medical Sciences and has worked at a renowned GB Pant Hospital, New Delhi for 10 years as a faculty member. During his tenure, Sir served as the Chief of Arrhythmia and Cardiac Electrophysiology Services. Sir has completed his advanced fellowship in cardiac electrophysiology from one of the largest centers in Europe, that is Liverpool Heart and Chest Hospital, United Kingdom. Sar has been awarded as A.V. Gandhi Award for Excellence in Cardiology for Best National Thesis Research. Sar has performed more than 2,500 cardiac ablations and implanted more than 1,000 cardiac devices and performed more than 1,000 mitral valvuloplasties for rheumatic heart disease patients. So we are thankful to you, sir, for being a part of this meeting. Thank you. And we are looking forward for your valuable lecture on diet and heart. I request Dr. Chaturvedi sir to start the session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Bala. So, a warm welcome to everyone. And before I start, for this World Heart Day, आप सबके स्वास्थ्य के लिए, खास करके दिल के स्वास्थ्य के लिए, मेरी तरफ से मनोकामनाएं, शुभकामनाएं. Thank you. So, we will begin now on a small kind of introduction to diet and heart. I'm sure आप सबको काफी कुछ पता है खाने पीने का और उसका दिल पर क्या असर होता है इसके बारे में. थोड़ा सा आज फोकस हम डिफरेंट रखेंगे, प्रैक्टिकल रखेंगे, क्योंकि कई बार इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है खास करके इंटरनेट से, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन जिसमें कुछ लोग कहते हैं ये चीज अच्छी है ये चीज खराब है, और एक तो उससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या चीज ठीक है गलत है. ऊपर से जो फूड का साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस जो है, उसमें हर साल 2 साल में कुछ नई चीजें मालूम चल जाती है जिससे और कंफ्यूजन बढ़ जाता है. और इसके अलावा इतनी डिटेल में सब कुछ अवेलेबल रहता है इंटरनेट पर कि अल्टीमेटली हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि कंफ्यूज होकर क्या करें आखिर. हर आदमी अपने अलग एक चीज प्रमोट करता है. तो आज थोड़ा सा बात करेंगे दिल के बारे में, और क्या खान पान है, क्या डाइट है जो हमारे दिल के लिए स्वास्थ्यकारी और कौन सी हानिकारक है, हार्मफुल है. हमारा दिल, छोटे में बताना चाहूंगा, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पंप है. जो दिल की मांसपेशी जो मसल है वो एक काफी सोफिस्टिकेटेड पंप है जो हर मिनट 60 से लेके 100 की रफ्तार पर लगातार सारे दिन, सारे हफ्ते, सारे महीने, सारे साल एक ही लगातार चलता रहता है, कभी रेस्ट नहीं लेता. ये जो मशीन है ये इसलिए चलती है क्योंकि इसको लगातार ब्लड सप्लाई होता रहता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और इसके लिए न्यूट्रिशन होता है. ये ब्लड सप्लाई हार्ट को एक पाइप्स जो होते हैं, जो कि मेन आर्टरी एओर्टा से छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनसे थ्रू सप्लाई होता है. ये पंप चलता है बिजली से. तो एक तरह से ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पंप है, और इस पंप को चलाने के लिए हमें अच्छा ईंधन चाहिए. अच्छा ईंधन से मतलब क्या, जैसे कि आपकी कार या आपकी मोटरसाइकिल में आप अच्छा ऑयल पड़वाते हैं, वैसे ही जो दिल है इसको चलाने के लिए हमें चाहिए कि हमारे जो दिल की नसें हैं वो साफ सुथरी रहें, उनके अंदर कोई गंदगी जमा नहीं हो, जिनको हम प्लाक्स कहते हैं. और इसके लिए जो हमारा खाना पीना हो उचित हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, ताकि हमेशा हमारा हार्ट की परफॉर्मेंस अच्छी रहे. तो इस हिसाब से जो हार्ट के लिए डाइट है वो अच्छी और स्वास्थ्यकारक चाहिए होती है. इसके अलावा एक बात समझना और जरूरी है कि हार्ट का जो ये पंप है ये पूरे बॉडी के लिए ब्लड की जिम्मेदारी लेकर खड़ा हुआ है. नेचुरली अगर बॉडी में और दिक्कतें होंगी और विकार होंगे
ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी या फिर बहुत ज्यादा वेट होगा बॉडी का, तो हार्ट के ऊपर उसका ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो ये सब करके हमको एक हेल्दी डाइट के बारे में सोचना है। ये ऐसी हेल्दी डाइट होनी चाहिए जो सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, हमारे पूरे शरीर के लिए जो हो, हार्ट के अलावा बाकी ऑर्गन्स के लिए भी काफी हेल्दी डाइट हो। तो इस हिसाब से हमको इसके माइन्यूट या इसके करीब उसमें मतलब छोटी छोटी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या हार्ट के लिए क्या अच्छा है, किडनी के लिए क्या अच्छा है, ब्रेन के लिए क्या अच्छा है। लेट अस फोकस ऑन अ होलिस्टिक वे ऑफ हैविंग गुड फूड विच इज हेल्दी फॉर ऑल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट। हार्ट के और न्यूट्रिशन के बारे में पिछले 5-10 सालों में कई सारी चीजों में हमारी सोचने की शैली में फर्क आया है। कई नई तरह की स्टडीज से हमें कई अच्छी चीजें मालूम चली हैं। पहली बात तो ये कि पहले हम सोचते थे, ये शक करते थे कि हार्ट का फूड से कुछ कनेक्शन है, पर अभी जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरह की स्टडीज, जो रेंडमाइज्ड स्टडीज कहलाती हैं, उनसे ये बहुत ही अच्छे से सिद्ध हो गया है, प्रूव हो गया है कि हेल्दी लोगों में अगर हेल्दी फूड खाया जाए तो उससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जो होता है, एक जो दिल में हार्ट अटैक पड़ता है, वैसे ही स्ट्रोक जो है एक तरह का ब्रेन अटैक होता है जिसको हम लकवा भी कहते हैं। तो अच्छा खाना, स्वस्थ खाना खाने से हेल्दी लोगों में इन दोनों बीमारियों की रिस्क बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को ये बीमारियां पहले से ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक पड़ चुके हैं, वो लोग भी अगर अपनी खाने की शैली को बदल दें, अच्छा खाना शुरू करें, तो उनको बार बार स्ट्रोक या हार्ट अटैक या डेथ होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। और ये सब इसके बावजूद कि वो दवाई खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो दवाई नहीं खा रहे हैं उन्हीं को ही फर्क पड़ रहा है। जो लोग दवाई खाते हैं उसको खाने के बावजूद इन चीजों में अच्छा खाना खाने से फर्क पड़ता है। जो एक दूसरा पॉइंट लोगों को अब दिख रहा है, जो पहले कहते थे कि किसी भी किस्म का फैट बहुत खराब है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, हार्ट के लोगों को बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बदलाव आया है। अब हम कहते हैं कि कुछ फैट हेल्दी फैट्स होते हैं और कुछ फैट्स जो होते हैं वो नॉट सो हेल्दी होते हैं या बैड फैट्स होते हैं। जो हेल्दी फैट है उनको थोड़ी बहुत मात्रा में आपको खाना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए ये अच्छे होते हैं। जो खराब फैट होते हैं उनमें सबसे खराब होते हैं, उनको ट्रांस फैट कहते हैं। ये खास करके जो तेल बार बार सामान को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बार बार जल के वही सब तेल इस्तेमाल होता है, इसको ट्रांस फैट बनते हैं। और ये बहुत बड़ा एक कारण है पब्लिक में हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा जिसकी दिक्कत सैचुरेटेड फैट्स नहीं करते, शायद उससे ज्यादा दिक्कत प्रोसेस्ड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट करते हैं। तो प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ज्यादातर आप समझ लीजिए कि जो भी स्नैक्स आप बाजार से खरीद रहे हैं, ज्यादातर वो स्नैक्स जो हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं, उनमें ट्रांस फैट में तले जाते हैं और उनमें मैदा का या चीनी का इस्तेमाल होता है, जिनको कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे सेहत के लिए फैट से भी ज्यादा खराब होते हैं। इसके अलावा एक जो चीज और समझ में आई है कि सिर्फ हमको क्वालिटी नहीं देखनी है कि हम किस तरह का फैट खा रहे हैं, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ज्यादातर लोगों के लिए हम लोग असल में ज्यादा खाना खा रहे हैं जितनी हमको जरूरत है उससे ज्यादा। आज से 60, 70, 80 साल पहले जो हमारी जीवन शैली थी वो ज्यादातर एक फार्मर वाली थी, एग्रेरियन थी। हम लोग गाँव में लोग ज्यादा रहते थे, मेहनत का काम ज्यादा करते थे। अब ज्यादातर लोग जो कि शहर में रह रहे हैं, उतना मेहनत का, फिजिकल लेबर का काम कम हो गया है, पर हमारे खान पान में कमी नहीं आई है। हम अभी भी उतने ही खाते हैं जितना पहले खाते थे। तो जितना खाना आप एक्स्ट्रा खाएंगे, वो खाना अगर आप उतना उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, उतने उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो सारा एक्सेस खाना जो भी आप खा रहे हैं वो सारा फैट में बदल के आपकी बॉडी में ही जाएगा। क्या ऐसे खाने हैं जो हार्ट को डायरेक्टली बुरे असर डालते हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे खाने हैं। खास करके जैसे मैंने बताया, जो बैड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, ये हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हमारे जो दिल की जो नसें होती हैं उसमें चर्बी इकट्ठा कर देते हैं, जिनको हम प्लाक कहते हैं। और यही जो प्लाक होते हैं, इनमें ही जब एकदम से क्लॉटिंग की टेंडेंसी बनती है तो एकदम से पूरी जो नस है वो बंद हो जाती है, और जिससे कि हार्ट अटैक पड़ जाता है। जो टिपिकली खराब खाने जो होते हैं, अनहेल्दी कहलाते हैं, उन सब में बैड फैट्स होते हैं, चीनी ज्यादा होना,
जो जैसे कि मैदा वगैरह के जैसे कि होल ग्रेन्स नहीं है, नमक और कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप एक तरह का स्वीटनर, एक मीठा करने की चीज होती है जो कई सारे बाजार के स्नैक्स में पड़ती है। अगर हम इनको खाते रहते हैं तो ये फैटी प्लाक्स हमारे अंदर बन जाते हैं। और एक जो चीज हमें अभी मालूम चली है ज्यादा कि जो कोलेस्ट्रॉल का हम पहले कहते थे तो कोलेस्ट्रॉल से फर्क पड़ता है, पर जो हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून में दौड़ रहा है, जो कि जिसकी वजह से जो मतलब प्लाक्स बनते हैं और जो कि नसों में चर्बी चढ़ती है, वो उसका डाइट के कोलेस्ट्रॉल से 100% कनेक्शन नहीं है। पर ये जो खराब चीजें जो हम खा रहे हैं उनसे जरूर कनेक्शन है। ये सब चीजें अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। तो आपको दिखाऊंगा ये सब सारी टेस्टी चीजें जितनी भी हैं ये बहुत ही यमी होती हैं, बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं सारी की सारी। इनको खाने सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर इन सब में कॉमन यही है कि ये सारे अनहेल्थी हैं, क्योंकि इन सब में या तो ट्रांस फैट हुए हैं, या साथ में शुगर ज्यादा पड़ गई है, मैदा खूब ज्यादा पड़ी है, या फिर नमक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो खाने हैं ये लॉन्ग रन में अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, देखिए स्वाद के लिए थोड़ा बहुत तो हर आदमी खाता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वो हम मना नहीं कर सकते, ना मना करने की जरूरत है, पर इनको ज्यादा खाना जो है लॉन्ग रन में हानिकारक होता ही है। ये एक टिपिकल है कि कौन सी चीजें अच्छी होती हैं, कितनी कितनी जो है वो खराब होती चली जाती हैं। नेचुरली जो फ्राइड फूड हैं, ज्यादा मीट वगैरह हो गए, इन जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे तो ज्यादा खराब खाने आते जाएंगे। इनमें से कई ऐसी चीजें जो हमारे इंडिया में नहीं होती हैं, पर इनकी देसी चीजें इक्विवेलेंट है। जैसे कि अगर आप बाजार से समोसे लेके खा रहे हैं, वो सब चीजें जो हो गई, पैटीज हो गई, ये सब चीजें आप कभी कभी शौक के लिए खाइए, पर अगर आप इनको रेगुलरली रोज खा रहे हैं, जैसे मैं आजकल देखता हूँ खास करके बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, बहुत सारे युवक हैं जो है आजकल मैं देखता हूँ कि उनका खाना पीना जो होता है, ब्रेकफास्ट लंच जो होता है, वो बाहर रोड साइड ही होता है, और उसमें यही सब चीजें होती हैं कि भटूरे हो गए और आपके पैटीज हो गई या फिर समोसे हो गए। उन सब चीजों को आप लगातार सेवन करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ट के लिए गड़बड़ रहता है, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक वगैरह पड़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर जो भी ईंधन डाल रहे हैं, एक बॉडी का जो पंप है, हार्ट का जो पंप है, जो भी ईंधन डाल रहे हैं वो सोच समझकर उचित मात्रा में अच्छी क्वालिटी का ईंधन अंदर हम डालें, जिससे हमारे को हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और बहुत सारी बाकी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मोटापा हो गया, ये सब भी कम हो जाएंगी। ये भी बहुत जरूरी है कि हम जितने भी तरह के डिफरेंट हेल्दी फूड्स हैं उन सबको छोटी छोटी मात्रा में रोज जरूर खाएं। तो कौन से खाने अच्छे होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे दालें वगैरह आती हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, इनको जरूर खाना चाहिए। थोड़े बहुत जो पहले हमारे बाबा दादी सब लोग यही कहते थे कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, मेवा जैसे कहलाती है, तो वो सब भी जैसे कि अखरोट और बादाम है, वो हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं। नॉन वेज में हम अगर ऑयली फिश खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, तो वो भी ठीक है। रेड मीट को थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं कि जीरो कर दीजिए, बट आप उसको अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। और हेल्दी जो फैट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, इसका भारत के लिए क्या ऑल्टरनेटिव मैं बाद में बात करूंगा, पर ये सारे अच्छे ऑयल्स होते हैं। सनफ्लावर, सेफ्लावर, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, वर्जिन ऑयल। हम सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने खाने में साग सब्जियों का और फलों का ज्यादा सेवन करें। गेहूं की चीजें ज्यादा खाएं, होल ग्रेन्स होते हैं, ओट हो गया, बाकी आपके मेज हो गई, इस तरह से रागी हो गया, मक्का हो गया, आटा हो गया गेहूं का, ये सब जो चीजें हैं इन सब का सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में अभी भी बहुत क्लियर कंसेंसस नहीं है, बट हाँ आप उचित मात्रा में इनका सेवन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं करिए, बहुत कम भी मत करिए। क्या चीज खराब होती है, न सिर्फ दिल के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्राइड फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। ये फ्राइड फास्ट फूड जो है, ये चाहे वेस्टर्न हो चाहे देसी हो, दोनों ही तरह के जो हैं वो हमारे लिए खराब है, इनको रोज कृपया करके ना खाएं। रेड मीट जो है रोज सेवन ना करें, ये अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है, खास करके ये कई सारे पैकेज फूड में, अगर आप कभी आजकल हर पैकेज फूड पे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कितना कंपलसरी हो गया, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उन कईयों में कितनी ज्यादा चीनी और कितना ज्यादा नमक पड़ता है। जहां तक अल्कोहल की बात है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है।
पर अल्कोहल जो है डेफिनेटली बीपी से डायरेक्ट कनेक्शन है, जितना अल्कोहल पियेंगे उससे ज़्यादा बीपी बढ़ता है। हार्ट से कनेक्शन भी है, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हार्ट के लिए डायरेक्टली हानिकारक होता है, हार्ट के फंक्शन को भी कम करता है। तो ज़्यादातर जो हमारा एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन होता है कि 10 यूनिट्स पर वीक, 1 यूनिट बाय द वे 30 ml की होती है, न 60 ml की नहीं होती। तो 30 ml की 1 यूनिट है, वो आप महीने में 10, हफ्ते में 10, और लेडीज को उससे भी कम का सेवन करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स जैसे बटर वगैरह हो गया, ये थोड़ा सा हमें इन्हें कम खाना चाहिए। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी आजकल कुछ थॉट्स बदल रहे हैं, बट फिर भी जो बटर आप बाजार से खरीद रहे हैं इसमें सॉल्ट और प्रोसेस ज़्यादा होता है, इसको ज़्यादा सेवन करना ठीक नहीं होता। और जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जो खास करके मिलते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है और भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस और स्वीट्स जो हैं, मिठाइयाँ जो हैं, इनको थोड़ा सा हमें कम ही रखना चाहिए। तो ये एक सिंपल सी है, ये अमेरिका हार्वर्ड का जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है उनकी है ये, पर ये पूरे दुनिया के लिए ये चीज लागू होती है। अगर आपका खाना का कोई भी एक मील हो, कोई भी एक खाना लंच हो या डिनर हो, तो वो कैसा लगना चाहिए? तो आपके जो खाना है इसका करीब करीब 50% तो सिर्फ साग सब्जी और फलों से ही हो जाना चाहिए। जैसे आज की तारीख में अगर आप अभी खा रहे हैं तो एक कोई हरी सब्जी लंच में खा लीजिए, साथ में आपको थोड़ा बहुत आप अंकुरित मूंग या फिर खीरा ले लीजिए, एक कोई फ्रूट खा लीजिए। तो आधी प्लेट में आपका सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट होने चाहिए। 25%, एक चौथाई जो होने चाहिए वो होल ग्रेन्स होने चाहिए। ये होल ग्रेन्स में आपके के लिए चपाती हो सकती है जो कि गेहूं की बनी हुई है, इसमें राइस हो सकता है, व्हाइट राइस थोड़ा सा कम रखें, रेड या ब्राउन राइस बेटर रहता है, वे बाकी कोई भी और किस्म के ग्रेन्स जो हैं वो आप रख सकते हैं। और 25% में ये हेल्दी प्रोटीन्स होने चाहिए। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनके लिए फिश और चिकन ठीक रहता है, और शाकाहारियों के लिए इसमें बीन्स हो गई या फिर कर्ड भी हो गया और दालें भी हो गई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा हमें पानी खूब पीना चाहिए, ये तो बहुत ही एक नेचुरल सी बात है, खास करके हमारा गर्म देश है तो पानी कम से कम 10 गिलास रोज आपको पीना ही चाहिए, अनलेस कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें मना किया गया है। जूस अवॉइड करना है, दूध वगैरह जो है थोड़ा सा कम लेना है, दही आप अच्छे से खा सकते हैं। और ऑयल जो है इसके बारे में अलग से बात करूंगा, बट मेन बात है कि ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। ये भी ध्यान रखिए कि आलू को हम सब्जियों में इस तरफ, आलू में कोई ऐसी खराबी नहीं है पर ये प्योर स्टार्ची होता है, इसलिए इसको हम इस हरी सब्जियों में नहीं मानते हैं। ये आप अलग से, ये सब्जियों में आपकी हरी सब्जियां ही ज्यादातर आएंगी। फ्रूट्स का ये भी एक कहा जाता है कि जितने ज्यादा कलरफुल हों, जितने रंग बिरंगे होंगे, उतना आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा रहेंगे। यही प्लेट मैंने यहाँ पर हिंदी में दर्शाई है, जिन श्रोताओं को जिनको कि इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत पड़ रही हो, तो यही चीज इसमें यहाँ पर इधर इसमें लिखी हुई है हिंदी में। तो अब बात करते हैं, क्योंकि अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि सर बाकी तो सब ठीक है पर घर में तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा हार्ट के लिए हेल्दी ऑयल है। और ये सवाल एक बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इसका जवाब विश्वास मानिए किसी एक्सपर्ट के पास में भी नहीं है। एक बात पक्का है, इस वक्त मार्केट में ऐसा कोई ऑयल नहीं है जिसको कि आप परफेक्ट कह सकते हैं। चाहे कोई कितने भी ऐड दे रहा हो, उसमें वो कितनी भी स्टडीज दिखा रहा हो, ऐसा कोई भी ऑयल नहीं है मार्केट में जो कि आप जिसे एक तरह से परफेक्ट कह सकते हैं। ये जरूर है कि कुछ ऑयल्स में कुछ अच्छी चीज होती है, किसी और ऑयल में कोई और अच्छी चीज होती है। इसलिए अगर आप ऑयल्स को रोटेट करें या मिक्स करें तो वो आपके लिए फिर भी बेटर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि या तो आप कुछ सामान किसी एक तेल में पकाएं, कुछ किसी और तेल में पकाएं। और ये हमारे देश में देखा भी गया है, कई चीजें जो हैं वो जैसे कि सरसों के तेल में अच्छी बनती हैं, कुछ के लिए आप घी इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कभी एक महीने कोई और ऑयल इस्तेमाल करें, किसी और एक महीने दूसरा ऑयल इस्तेमाल करें। हालांकि ऑलिव ऑयल एक बहुत ही अच्छा ऑयल है, पर ये हमारे देश का ऑयल नहीं है, ये महंगा है और कई बार इंडियन कुकिंग के लिए ठीक भी नहीं होता है। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो या आपको हार्ट डिजीज की रिस्क हो तो आपको ऑलिव ऑयल ही खाना है। भारत में अपने आप के बड़े अच्छे बहुत सारे ऑयल्स हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल आते हैं जैसे कैनोला ऑयल हो गया, ये हो गया। और छोटी मात्रा में घी भी हमारे लिए अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं पर छोटी मात्रा में घी अच्छा रहता है। एक बात जो बहुत जरूरी याद करनी है कि
आप सोच रहे हैं कि जैसे टीवी में दिखाते हैं, कई बार ऐड आ रहा है कि अच्छा ऑयल है तो उसमें खूब सारा फ्राई करके खाए चले जा रहे हैं, वो इट डिफीट्स द होल पर्पस। अगर आप ऑयल जो होता है सबसे ज्यादा एनर्जी डेंस होता है, इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं किसी भी फूड कंपोनेंट के कंपैरिजन में। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली चीज खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा ही, और फिर उसका सारा पर्पस खत्म हो जाता है। कुछ मिथ्स हैं आज की तारीख में, लोग कहते हैं, नेट पे भी दिखती हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि एग्स बहुत खराब है, इनको छूना भी नहीं चाहिए। ये गलत है। एग्स अच्छे होते हैं, शायद मॉडरेशन में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन में 5-6 खा रहे हैं, 1 या 2 एग तक आप दिन में, खास करके जो कि यंग लोग हैं वो जरूर खा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कितना भी खाओ क्या फर्क पड़ता है, अगर एक्सरसाइज कर लोगे तो सब बच जाएगा। ये ऐसा नहीं, यू कैन नेवर आउट रन अ बैड डाइट। खास करके जब एक बार आप 30 से पहुंच जाते हैं, डेफिनेटली आपको अपने खाने की क्वांटिटी को कम करके रखना ही पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं उन्हीं को हार्ट डिजीज होती है। आपको बता दूं कि शायद जितने इंडिया में जितने वेजिटेरियंस को हार्ट डिजीज है, उतना यूरोप के नॉन वेजिटेरियंस में भी नहीं होगी। इसलिए ये सोचना गलत है कि हर शाकाहारी खाना हेल्दी है और हर नॉनवेज खाना अनहेल्दी है। कई लोग सोचते हैं कि जो बाहर के इम्पोर्टेड फूड हैं, आजकल कैली वगैरह बहुत सारे डिफरेंट तरह के सब्जियां और ऑयल्स आ रहे हैं, ऑलिव ऑयल का के लिए तरह तरह के फैंसी सीड्स आते हैं। ये सब जो हैं दे आर मोर ऑफ फैशनेबल थिंग। आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप, दे आर ऑल गुड, मैं मना नहीं कर रहा, पर आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इनको इंडियन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ और है, एक जो चीज़ होती है कि थोड़ा बहुत भी जरा वेट गेन हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आजकल फैट शेमिंग शुरू हो जाती है और लोग कहते हैं कि मोटापा है तो अनहेल्दी होगा ही होगा। ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपका एक्स्ट्रा वेट है तो उसको लेके आप जितने टेंशन कर रहे हैं वो ज़्यादा हानिकारक है। वेट जरूर कम करिए, ठीक लेके आइए, और उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। और अब रिसर्च दिखा रही है कई जो थोड़े से ओवरवेट लोग होते हैं वो मेटाबॉलिकली हेल्दी भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेट की वजह से जिनको लोगों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर बढ़ती है, कई लोगों को जो होता है वो हेल्दी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना वेट कम करने की कोशिश करते रहनी चाहिए, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे डाइट प्लान्स चल रहे हैं। कुछ कीटो डाइट कहते हैं, कोई कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, कोई कुछ कहता है। ये याद रखिए कि इनमें से कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, 100% सक्सेसफुल हो। हर आदमी के लिए हर चीज सूट नहीं कर सकती। आपको अपना खुद ही देख के डिसाइड करना होगा। अगर कोई भी एक चीज इतनी सक्सेसफुल अगर परफेक्ट होती तो वो फिर वही चल रही होती, बाकी सब खत्म हो चुके होते। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज, कोई भी फूड प्लान, कोई भी आपको गिमिक दिख रही है इंटरनेट पे जो आपको एक्सट्रीम्स में जाने को कह रही है, उसको आप अवॉइड करिए। कोई भी चीज जो एक्सट्रीम्स पे ले जाती है कि यही एक चीज को 7 दिन तक खाना है या फिर 24 घंटे कुछ खाना नहीं है, जो भी चीज आप एक्सट्रीम में कर रहे हैं उसका रिबाउंड अवश्य होगा। और ये चीज बहुत स्टडीज हो चुकी है, कभी भी लॉन्ग टर्म में आपका फायदा नहीं करती। कुछ टिप्स देना चाहूंगा आपको हार्ट के बारे में। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फार्मर्स को भी उतने ही प्रमोट करें और लोकल चीज़ खाएं। जो चीज़ हमारे एरिया में उगती है हम उसको ज़्यादा प्रमोट करें। ये बात सही भी है कि आप जहाँ रह रहे हैं उसके वातावरण, उसके वेदर के हिसाब से आपकी जो लोकल प्रोड्यूस है वो आपके लिए हेल्थीएस्ट होती है। सीजनल चीज़ ज़्यादा खाएं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में रख के बाहर निकल रही हैं उनकी जगह बेटर है कि आप अपने खान पान को सीजनल प्रोड्यूस के हिसाब से शैली को चेंज कर लें। जैसे मैंने बताया, कैलोरीज को भी कम करना जरूरी है। खाने की क्वालिटी के अलावा क्वांटिटी जो है उसकी तरफ भी ध्यान दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज है, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि ये पक्का पता है लोगों को स्टडीज के थ्रू कि बहुत लेट रात को खाना हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, तो इसको जरूर अवॉइड करिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हेल्दी फूड्स करके मिलती हैं उन सब में बहुत सारी चीनी होती है, इसलिए कृपया करके लेबल जरूर पढ़ें। सीरियल्स में खास करके या फिर जो बच्चों के लिए ड्रिंक्स आते हैं, मॉल्टोज वगैरह के ड्रिंक्स होते हैं, मॉल्टेड ड्रिंक्स जो होते हैं, इन सब में बहुत शुगर होती है। आप लोग उसमें और शुगर डाल देते हैं, इट बिकम्स सुपर अनहेल्दी। हेल्दी फैट्स जो मैंने आपको बताए, इनको मॉडरेशन में कम मात्रा में खाना आपके लिए अच्छा रहता है।
जिनको हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम है वो पर फैट्स को इनडिस्क्रिमिनेटली खाने के पहले अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें। जहां तक हो सके प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करिए। वही एक फैटी चीज जो आप घर में बना रहे हैं मेरे ख्याल से बेहतर है, बजाय आप जो बाजार से लेकर खरीद रहे हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत फैशनेबल है कि फ्रूट जूस लोग पीते हैं कि बहुत हेल्दी चीज है, बहुत हेल्दी चीज है। फ्रूट जूस जो इटसेल्फ है उससे बेटर है कि आप एक फल खा लें, ये सस्ता भी पड़ेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा। इसका कारण यह है कि फ्रूट जूस जब आप लेते हैं तो उसमें 3 से लेके 4 फ्रूट के पोर्शन पड़ते हैं, जिससे कि उसकी शुगर लेवल बढ़ जाती है। जब आप फ्रूट खाते हैं तो उसके संग उसमें फाइबर जो होता है उसकी शुगर को एब्जॉर्प्शन को डिले भी करता है। इसलिए होल फ्रूट इज बेटर देन फ्रूट जूस। तो याद रखिए कि आप अपने न्यूट्रिशन को ठीक रहेंगे, अपनी कैलोरीज को ठीक रखेंगे तो आपकी हार्ट की रिस्क और बाकी बॉडी की प्रॉब्लम्स की रिस्क है वो दूर रहेगी और बहुत सारे इसके फायदे और होंगे, कैंसर, डायबिटीज, डिमेंशिया, इन सबको लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Hello. Yeah, thank you, sir. I'm Dr. Sagar. So my colleague had a power failure, so I have just joined in instead of him. हाय। So thank you, sir. I think audience आप भी बहुत appreciate करते रहेंगे। सर ने बहुत आसानी से, बहुत सिंपली everything सब कुछ बता दिया कि basically diet is what is the essence. डाइट आप क्या खा रहे हो वो डिसाइड करता है कि आप कैसे जियोगे, और हार्ट डिसीजेस उसके अंदर का ये कंपोनेंट है। So thank you very much, sir, for taking the entire audience so very Thank you. lucidly and a very I think animated presentation to tell everything. In fact, sir, हमारे पास बहुत सारे questions थे जो they were there. I think you have addressed 90% of them from your experience and the talk itself. हाँ, वो मुझे लग रहा था कई सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं Common लोगों questions, को। yeah. बहुत आजकल इंटरनेट की वजह से बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बुलेट पॉइंट वाइज इसको रखा। Yes, sir. I think इसलिए से I think ये I think लोगों को बहुत अच्छा लगा रहेगा कि बहुत क्लियर मैसेजेस गया है ना, कोई भी एक्सट्रीम बात जो रहेगी that is not going to help. That I think is a very key message जो I think audience तो can take. डॉक्टर सागर, आपने बहुत ही एक मतलब सारी मेरे जो पिछले आधे घंटे में जो भी मैंने बोला उसको आपने संक्षिप्त में स्मॉल समरी यू हैव कंसाइजली समराइज्ड इट ओनली वन वर्ड व्हिच इज इम्पोर्टेंट इज कि मॉडरेशन। आई थिंक जो पुराना हमारा देश का भी कल्चर है कि हर चीज को मॉडरेशन में रखना है। अगर हम इतना याद रखें तो हमें कोई बहुत फैंसी डाइट चार्ट, डाइट प्लान्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। So, but एक चीज बहुत कॉमनली जो अभी आई एम आल्सो सीइंग दिख रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत फोकस है फॉर हार्ट डिसीजेस। जस्ट फॉर द ऑडियंस, व्हाट इज योर ओपिनियन? इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हो सकता है तो करे, नहीं करे? व्हाट आई मीन, दैट इज वन डिबेट पॉइंट जहाँ पे बहुत डिस्कशन होता है। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये आजकल रिकमेंडेड है। इट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। अगर आप देखें तो पहले हमारे देश में वैसे भी एक तरह से फास्ट उपवास रखने की बहुत पुराना कल्चर है। वो उपवास सब लोग हर टाइम पे नहीं रख सकते। तो जो कॉमनेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होती है वो ये होती है कि रात का आप खाना या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट आप एक छोड़ सकते हैं। एक मील थोड़ा सा आप उसको छोड़ दें अगर, तो आपका खाने के टाइम में कम से कम 12 से 16 घंटे का गैप आ जाता है। इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है बॉडी के एक तरह से होम्योस्टेसिस जो है अंदर का बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए। और थोड़ा बहुत ये देखा गया है कि 2-3 दिन दिक्कत के बाद में जब आदमी को इसकी आदत पड़ जाती है तो ओवरऑल फूड इंटेक भी कम हो जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं इनसे बहुत फर्क पड़ता है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे हर चीज का एक टाइम आता है, वो सडनली बहुत फैशनेबल हो जाती है, फिर 4 साल बाद कुछ और नया आ जाता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड, मैं सबको रेकमेंड करूंगा। पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में हताश होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जितना जरूरी हो उतना ही खाइए, और बस ये ध्यान करते हुए खाइए कि आप क्या खा रहे हैं, है ना। बस आपके अंदर जा क्या रहा है ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ सर, ये एसेंस है। मतलब मेरा स्पेशली कहना इसलिए है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं, नौजवान हैं जो कि मतलब अलग रहते हैं, कहीं और से आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। और आप सुबह उठ के बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि बाहर स्टॉल्स लगे रहते हैं, उस पे
सब छोले भटूरे, पराठे और समोसे चल रहे होते हैं। इन सब में चूंकि लोगों को जो बना रहे हैं उनको ये चीप भी रखने होते हैं, तो द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज डाउटफुल। और खास करके जो ऑयल्स होते हैं वो बार बार रीयूज रीहीट होते हैं, विच इज व्हाट मेक्स ट्रांस फैट। ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसके चलते हुए हमने ये तक देखा है कि जो हम कहते थे कि एक जो आदमी फिजिकली एक्टिव है उसको हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, तो जीबी पंत में जब मैं था तो हमने रिक्शे वाले तक देखे जिनको हार्ट अटैक होता था, इसलिए क्योंकि उनकी खाने की जो थी क्वालिटी खराब हो गई थी। तो ये बहुत जरूरी है कि खाने की क्वालिटी ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि आपको महंगे फल ही खरीदने हैं, आप खीरा भी खाएंगे, टमाटर भी खा लेंगे तो वो भी आपके लिए उतना ही हेल्दी है। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया सर आपने, मतलब कि कहाँ से मैटर, मतलब कितना खा रहे वो एक क्वांटिटी मैटर करता है, बट उसी क्वांटिटी में क्वालिटी भी मैटर करता है कि आप कहाँ से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। करेक्ट। सो वन मोर थिंग जो आता है फॉर द नॉन वेज पीपल स्पेसिफिकली, आपने वेज नॉन वेज का तो बता दिया कि दैट इज नॉट अ डिटर्मिनेंट फैक्टर, बिकॉज यूरोप के नॉन वेज में होता नहीं बट इंडियन वेज में होता है। बट सर फिश एलिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? हाउ मच फिश और व्हाट टाइप ऑफ फिश कैन हेल्प इन हार्ट डिजीज? तो जो ऑयली फिश हैं वो अच्छी होती हैं टिपिकली। ये इसके बारे में जो सबसे बड़ी जो स्टडीज हुई थी वो एक रीजन है वर्ल्ड का, मेडिटेरेनियन रीजन, ग्रीस, इटली, स्पेन, यहाँ हुई थी। वहाँ के लोगों की जो टिपिकल खाने की शैली होती है उसमें वो लोग बहुत सारा सलाद खाते हैं, ऑयली फिश लेते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह होता है, बहुत सारे ऑलिव होते हैं, सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस वगैरह। और तो ये जब शैली का देखा गया तो उनको लोगों को पाया कि इन लोगों में हार्ट डिजीज काफी कम होती है, तो ये लेकर ही ये चीज अब जो है रेकमेंड होती है। तो ऑयली फिश आपके लिए अच्छी है, आप उनको ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो फिर आपको वेट गेन वगैरह की इश्यू हो जाएगा। बट अमंग्स नॉन वेज प्रोबेबली लीन मीट जैसे हो गए, जैसे चिकन वगैरह हो गया या फिर फिश हो गई, ये जो है ये प्रेफरेबल है। रेड मीट थोड़ा सा कम करना चाहिए। जी हाँ। सर एक बहुत कॉमन ट्रेंड रहता है कि जब कोई हार्ट डिजीज हो गया किसी को तो दे स्विच ओवर टू प्लांट बेस्ड डाइट्स, तो उससे कम हो जाएगा। तो हाउ मच करेक्ट इज दिस ओपिनियन जो लोगों में रहता है कि नहीं प्लांट बेस्ड डाइट किया तो हार्ट डिजीज कम हो जाएगा मेरा? पहले तो मैं आपको एक सिंगल लाइन में बता देता हूँ, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। एक तो बात ये है कि हर एक चीज हर आदमी के लिए वही की वही काम करे, ये है होता नहीं है ये, ठीक है ना। तो प्लांट बेस्ड डाइट जो है डेफिनेटली इट इज फाउंड टू बी वेरी गुड फॉर some people say even reversing heart disease after a heart attack। पर इसमें जरूरी नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इससे हताश हो जाएं, कहते हैं कि अब तो नॉनवेज मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने बताया, कुछ चिकन और फिश जो है वो आपके लिए काफी हेल्दी होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, बट डेफिनेटली मेरा मानना है कि ये हम लोग जो एक फूड फिनिकीनेस है इसको हमें कम करना होगा। आप जरूर ले सकते हैं प्लांट बेस्ड डाइट के। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि आपको दिन में कम से कम 5 से 7 पोर्शन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जरूर लेने चाहिए। आपको थोड़े से जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम कर देने चाहिए। जो भी आप बिस्किट खाते हो, बाजार के नमकीन ले रहे हो, तला हुआ नमकीन जो आप खा रहे हैं, भुजिया खाते हैं, इस तरह की चीजें जो हो गई, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। आप राइस ज्यादा खा रहे हैं व्हाइट में, वो भी एक तरह का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ही है। आलू अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। इनको थोड़ा सा कम रख के अगर आप फिश वगैरह भी ले रहे हैं, पर अगर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पोर्शन को बढ़ा दिया है, मिनिमम 5 कहते हैं हार्ट डिजीज के लिए, 7 से 10 तक अगर हो तो ये आपके लिए दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। आई थिंक बहुत सर आपने एग्स के बारे में बात किया, व्हिच आई अंडरस्टैंड, बट फॉर द ऑडियंस तो एक सेकंड ओपिनियन ये आता है सर कि एग का अंदर से वो येलो पार्ट बैड है, व्हाइट खा सकते कितना सर? क्या कुछ क्लैरिटी ऑन द एग व्हाइट पार्ट? तो दो चीज बताऊंगा ओवरऑल। एक तो ये कि जो हमारी रिकमेंडेशन होती है
एक तो होती है उन लोगों के लिए जैसे कि जिनको कि हम कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी है पर लोग हेल्दी हैं, जैसे कि यंग लोग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इवन 30s 40s में हैं, आपको कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज नहीं है, कोई डायबिटीज ब्लड प्रेशर नहीं है। तो दूसरी तरफ लोग हो गए जिनको कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, या जिनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक पड़ चुका है। तो दोनों के लिए थोड़ा रिकमेंडेशन हमारे थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जो हेल्दी लोगों के लिए, उनके लिए हम कहते हैं कि आप पूरा पूरा एग ले सकते हैं, आप दिन में 2 तक भी ले सकते हैं। पर अगर आप एग के साथ में फिर और चीजें बहुत सारी एग, जैसे कि आप, अगर आप मुझसे कोई कहे कि आप एग के संग में तो ब्रेड लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आपको कि ब्रेड या एग, तरह से एग इज एक्चुअली हेल्दियर। डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी लेवल, योर एज एंड कितनी आप एक्टिविटी करते हैं, आप 1 से 2 एग आराम से रोज ले सकते हैं, होल एग आप पूरा ले सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं। इन लोगों के लिए ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। एग फिर भी हेल्दी औरों के लिए भी माना जाता है। इसका रीजन ये है कि पिछले 5-6 साल में अब थोड़ी सी थिंकिंग बदल गई है। जैसे मैंने बताया कि जो डाइट में कोलेस्ट्रॉल है उसका कोई डायरेक्ट 100% कोरिलेशन हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल से नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर आप डाइट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो फिर वो आपके कोलेस्ट्रॉल में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो यूजुअली जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, उनको हम कहते हैं कि आप एग ले लो, पर अगर बेटर है कि उसके योग को हटा दीजिए। बट बाकी सारे लोगों के लिए हम कहते हैं कि आप पूरा पूरा एग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट सर, मतलब ये बहुत क्लियर मैसेज आएगा सर अपने ऑडियंस को जी। कि अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप येलो स्किप कर सकते हो, बट अगर हाँ, नहीं है तो इट इज अ वेरी गुड हेल्दी चॉइस। करेक्ट। सर आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। सर एक चीज आती है फॉर डायबिटीज विद हार्ट डिजीज, ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस का हार्म है हार्ट के ऊपर। सो व्हाट इज योर, जस्ट फॉर द ऑडियंस सर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस का कितना रिस्क है? आर्टिफिशियल स्वीटनेस के संग में 3-4 इश्यूज हैं। जो शुरुआत के जो स्वीटनेस आए थे उनमें से कुछ की कैंसर से भी रिस्क थी, और कुछ में ये पाया गया था कि ये शुगर तो नहीं है, पर ये जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी के हार्मोन इंसुलिन जो होता है, जिसको कि पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन फिट करता है, तो ये पेनक्रियाज के फंक्शन को कम कर देते थे। अब कुछ नए स्वीटनेस आए हैं जिनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बट ओवरऑल एक तो ये बात है कि ये स्वीटनर्स होते हैं, इनसे कभी भी आपको एक्चुअल जो एक स्वीटनेस का आभास है वो नहीं होता। तो लोगों ने देखा है कि ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि वो स्वीटनेस डाल लेते हैं चाय में और बाद में एक मिठाई खा लेते हैं, तो वो चीज उसका पर्पस जो है वो खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दो जो टेस्ट हैं ह्यूमन बींग्स के, एक सॉल्ट का और एक शुगर का, ये एक्वायर्ड टेस्ट होते हैं, बच्चे को नहीं होते, छोटे बच्चे को एक्वायर्ड टेस्ट होते हैं। आप धीरे धीरे करके कम करेंगे तो आपको कुछ दिनों के बाद में अपने आप ही इन चीज़ों की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। बट हाँ, थोड़ी बहुत उचित मात्रा में आप स्वीटनेस डाल सकते हैं, पर अगर आप उसको कॉम्पनसेट करके कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीट चीज़ें खा रहे हैं तो उसका पर्पज खत्म हो जाता है। राइट, मतलब एज अ अल्टरनेटिव शुगर यू कैन आप यूज कर सकते हो एज अ स्वीटनर, बट शुगर कम करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि कुछ ऐड आते हैं स्वीटनेस के कि घर में पूरा हलवा और खीर बन रही है स्वीटनर में, क्योंकि आपको डायबिटीज है। मतलब दैट डजंट मेक सेंस। आप अगर डायबिटीज का पेशेंट एक बार शुगर की खीर हफ्ते में खा लेगा तो उसकी कोई ऐसा नहीं है कि शुगर जो है वो खत्म बिल्कुल ये वायर हो जाएगी। पर अगर वो रोज ये हलवा खाएगा घी और मिला के स्वीटनर, तो वो सारा पर्पज उससे उतनी ही शुगर बढ़ जानी जितनी कि एक शुगर चीनी से बढ़ने वाली। राइट, मतलब वो इम्पोर्टेंट मैटर है कि आप क्या खा रहे हो, वो ज्यादा वापस मैटर करता है। एग्जैक्टली। सर टू मोर क्वेश्चंस, एक बिकॉज बहुत कॉमनली आता है सर, आई थिंक ऑडियंस विल अप्रिशिएट सर, फ्लैक्स सीड्स के ऊपर बोला जाता है कि फ्लैक्स सीड्स खाओ, फ्लैक्स सीड्स खाओ सर, वो दैट इज वन क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन वुड बी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे आजकल सर बहुत हार्ट डिजीज के लिए फोकस किया जाता है। सो दीस टू टाइप जो सीड्स होते हैं, और फ्लैक्स सीड्स नहीं, फ्लैक्स के अलावा सनफ्लावर सीड्स भी होते हैं। अपने यहाँ इंडिया में पुराने खरबूजे के बीज ये जो होते थे वो भी होते हैं आजकल, और अगर चिया सीड्स कहलाते हैं वो भी आते हैं। ये सीड्स जो हैं ये रिकमेंडेड हैं,
ये इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि एक तो इनमें फाइबर होता है, और ये जो फाइबर है ये हमारे अंदर बॉडी में एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा रेगुलेट करता है, ताकि सडनली शुगर वगैरह की स्पाइक नहीं होती। ये रफेज भी बनाता है क्योंकि कैंसर वगैरह में पैदा होता है। इसके अलावा जो ये सीड्स होते हैं ये प्रोटीन्स का भी सोर्स होते हैं। तो आप अगर देखा जाए तो इंडियन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की थोड़ी सी मात्रा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न डाइट कम रहती है, तो उस हिसाब से ये सीड्स ठीक है। बट अगेन एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि कई लोग these are sometimes very fancy foods, they are sold at very expensive prices in, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जबरदस्ती के लिए मतलब अपना बाकी चीजों को खर्चा कम करके खाना ही खाना है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बट हाँ, दे आर हेल्दी, दे शुड बी यूज्ड। जहां तक विटामिन डी की सवाल है, विटामिन डी एक तरह से सुपर हार्मोन भी कहा जाता है, जिन लोगों को आई थिंक सबको पता ही है। पर वैसे बता दूं कि ये यूजुअली सनलाइट में मिलता है, पर हमारे देश में क्योंकि इतनी गर्मी तेज पड़ती है और हमारा स्किन डार्क होती है, हम इतना धूप में निकल नहीं पाते, और निकलते भी हैं तो हमारी बॉडी इतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लिटरली 90% इंडियंस को जो है विटामिन डी की कमी रहती है। विटामिन डी का हार्ट पे पर से कोई बहुत ही कंक्लूसिव इफेक्ट नहीं पता चला है, बट डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज के में शुगर वगैरह लेवल पे इसका फर्क कई स्टडीज में आया है। इसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी पे और बहुत सारी चीज़ों पे, बोन हेल्थ पे इसका बहुत ज़रूरी असर पड़ता है। और आजकल आज के कंटेक्स्ट में देखें तो 2-3 स्टडीज आ गई हैं कि इनफैक्ट कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये करके ये ज़रूरी है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। कई सारे फूड्स आते हैं फोर्टिफाइड होते हैं, पर वो सफिशिएंट नहीं होता है। आजकल बहुत कॉमनली इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं है, आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिसमें कि 60,000 यूनिट होती है। यूजुअली जिनमें की कमी होती है उनको हम कहते हैं कि हर हफ्ते एक बार वो खा के उसको 8-9 हफ्ते खा के फिर हर महीने एक बार आपको खा लेना चाहिए। घर के सब लोगों को लेना चाहिए, इतने लेवल तक ये हार्मलेस होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन भी हार्मफुल होता है, पर ज़्यादातर लोगों में वो नहीं देखा जाता। जैसे मैंने बताया, हर हफ्ते खा के अगर आप हर महीने ले रहे हैं तो वो एक उचित मात्रा है और वो आपके लिए हेल्दी ही है, तो उसको ले लेना चाहिए। Thank you, sir. I think that covers most of the questions. तो मैं ऑडियंस को भी कहूँगा कि आई एग्री एंड आई थिंक सब लोग सर कहना चाहेंगे आपको थैंक यू, बिकॉज आपने बहुत यू टुक अ वेरी इजी एंड वेरी इम्पोर्टेंट सेशन आपने पूरा एक्सप्लेन किया है। आई थिंक द ऑडियंस विल आल्सो अप्रिशिएट या जो वर्ल्ड हार्ट डे है, नो बेटर सेशन देन दिस कि डाइट पे फोकस करके ये बताना कि एवरीथिंग इज इन द डाइट, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज नहीं होगा। जितना we go back to our traditional values, I think बिल्कुल बिल्कुल पूरा values embedded था, which I think आज अपन we can appreciate that कि वो हो रहा है। तो सर थैंक यू वेरी मच सर फ्रॉम द behalf of एक और मैसेज देना चाहूँगा, हालांकि आई थिंक आप बाकी स्पीकर से करने के लिए होगा, बट डाइट के साथ में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाइए। जहाँ जहाँ आप पैदल जा सकते हैं पैदल जाइए, बाकी दिन में 30 मिनट करीब चुस्त रफ्तार से चलिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ये अगर आप करेंगे ये 2 चीज़ें, और जो एक एडिक्शंस होते हैं स्मोकिंग के और अल्कोहल के, इनको बंद कर देंगे तो गारंटेड यू विल लिव लॉन्गर एंड योर हार्ट विल ऑलवेज बी हेल्दी। वेरी वेल समराइज सर। मतलब डाइट एक ट्रायंगल का एक पार्ट है, आपका सेकंड ट्रायंगल आपका एक्सरसाइज है और थर्ड ट्रायंगल आपका एडिक्शन है। अगर ये तीनों ट्रायंगल जिसने हैंडल कर लिया, अगर जिसको बीमारी नहीं इसको होगी नहीं, जिसको है उसका लाइफ भी बेटर रहेगा। आई थिंक वेरी नाइस मैसेज टू कंक्लूड सर ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, जहाँ पे द लोगो इस साल कह रहा है कि यूज योर हार्ट टू बीट योर हार्ट डिजीजेस। So with this message, I'll say big thank you, Dr. Vivek Chaturvedi sir, for taking us to this very lucid oration, and I also thank all the audiences who have joined us today on the behalf of the World Heart Day. And I hope this initiative that we took together with all the doctors who have talked to you over the day, I think that will help you and not only to manage your life for preventing heart diseases, but also to get it treated
and also get it diagnosed early. So thank you very much, sir, and thank you all the audiences to join us on this live webinar for Thank you. art. Thank you, sir, and thank you everyone who have joined us live on this